नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस सीरीज के तहत यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। एंसेंट हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। मिडेवल हिस्ट्री का 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 2013 से लेकर 2020 तक के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। आज 2021 और 2022 का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस तरह से मिडेवल हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो भी आप समाप्त हो जाएगा और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर मिडेवल हिस्ट्री का क्वेश्चन 2021 में देखिएगा तो 4 प्रश्न था, 2022 में अगर देखिएगा तो 6 प्रश्न था। अगर मॉडर्न से अगर हम तुलना करें तो 2021 में यहाँ पे 7 प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, 2022 में 3 प्रश्न। तो आपको बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो वेरी करते रहता है। आप ये नहीं सोच के चल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो इस बार भी पूछा जा सकता है। देखिए 2022 में ही एग्जाम्पल मिल गया कि मॉडर्न हिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछे गए और मिडेवल से ज्यादा। तो हर सेक्शन को आपको इक्वली तैयारी करके जाना है, क्योंकि होता है क्या कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को सोचे हैं कि बनाएंगे, एग्जाम हॉल में जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत कम दिख रहा है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वहां पे थोड़ा सा लूज होने लग जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना, हर एक सेक्शन को इक्वली आपको टाइम देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2021 में मॉडर्न हिस्ट्री मिडेवल हिस्ट्री से संबंधित कौन कौन से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन जो है वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है और आपको बताया गया था कि राजनीतिक इतिहास को इग्नोर करके चलना है, लेकिन राजनीतिक हिस्ट्री से ही यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री से यहाँ सवाल पूछा गया है। तो चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत ये सवाल बनने लायक था या नहीं था। 3 स्टेटमेंट दिया गया, तीनों स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरा स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार किया था। मतलब सिंधु यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ चंगेज खान के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे तैमूर के बारे में बात कर रहा है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आप बहुत आसानी से इसको बता सकते थे कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी बेसिक सा बुक अगर आप देखिएगा, जो यहाँ पे तो आपको हम कोचिंग का यहाँ पे नोट्स आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी बेसिक सा बुक अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ये जो राज्य है वो ख्वारिज्म में, जो कि अफगानिस्तान ईरान का वर्तमान समय का एरिया, यहाँ का जो राजा था यहाँ पे मंगवर्णी, उसको यहाँ पे चंगेज खान के द्वारा खदेड़ा गया और जब खदेड़ा गया तो ये जो मंगवर्णी था यहाँ पे पंजाब के इलाका में यहाँ पे पहुंच जाता है और एक तरह से थानेश्वर और पंजाब में कब्जा कर लेता है। तो जब यहाँ पे इसके पीछे पीछे चंगेज खान आता है, तो यहाँ पे जब ये सिंधु नदी के पास आता है तो यहाँ पे इस समय दिल्ली सल्तनत में मामलुक राजवंश चल रहा था, गुलाम वंश चल रहा था। और इस समय जो सुल्तान थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो बने थे उनके दामाद इल्तुतमिश बने थे। तो अपना दूत भेजते हैं और इल्तुतमिश को बोलते हैं कि तुम जो है वो मंगवर्णी का सहायता मत करना। और इस तरह से वो ये रिक्स भी नहीं लेना चाहता था। चंगेज खान अपने आप में आप जान रहे हैं कि बहुत बड़ा एक तरह से साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, इसलिए वो दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था और इसलिए वो जलालुद्दीन मंगवर्णी का सहायता इल्तुतमिश नहीं करता है। और ये जो घटनाक्रम था आपको यहाँ पे सारा चीज डिटेल में दिया हुआ है। देखिए 2021 में सिंधु नदी पार करके लड़ाकू खोखरों के साथ मिलकर थानेश्वर तक पंजाब जीता और चंगेज खान जो है इसी समय इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेजते हैं और कहते हैं कि मंगवर्णी की सहायता ना करें। इल्तुतमिश इससे सावधान भी होता है क्योंकि मंगोलों से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से ये घटनाक्रम जो था वो बिल्कुल सही था और इस तरह से स्टेटमेंट 1 जो है आपका सही मान के चल सकते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 सही मानते हैं तो मेरा फिर से यहाँ पे 50-50 में आ जाते हैं, क्योंकि सी और डी में ऑप्शन ए है या ऑप्शन 1 है ही नहीं। तो मेरे पास जो बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचता है। यानी कि अब हमको जानना है कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आप देखिएगा तो यहाँ पे जो आपको मोटा मोटी 1325 या 1351 के आसपास है जहां तक हमको याद हो रहा है। लेकिन तैमूर लंग का जो आक्रमण है 1398 यहाँ पे होता है, यानी कि इसका शासनकाल पहले का है, इसका शासनकाल बाद का है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे जो है वो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है। और इस तरह से वास्को डिगामा जो है वो देवराय द्वितीय के काल में नहीं पहुंचते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से लेकर 1446 से है और यहाँ पे वास्को डिगामा जो आते हैं 1498 आते हैं। तो ऐसे भी आपको ये जानना नहीं था। देखिए आप कह सकते हैं कि देवराय द्वितीय का शासनकाल हम कितना याद करते हैं, ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण घटना है, 1498 हमको याद रखता है, लेकिन 1422 से 1446 देवराय द्वितीय कैसे याद रखा? ये याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं था, क्योंकि आप जो है ऑप्शन 3 पहले एलिमिनेट कर चुके हैं सी और डी के रूप में। तो ऐसे भी ये ऑप्शन पहले ही कट गया था। तो आपको बस इतना जाना था कि तैमूर जो लंग है वो है 1398 में आपका आक्रमण करता है और ये जो है तुगलक
तुगलक शासन, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग पागल राजा के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में बहुत कोई पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इसके समय में तैमूर का आक्रमण हुआ था कि नहीं हुआ था। तो हम लोग कहीं पे भी इसके काल में तैमूर के आक्रमण के बारे में नहीं पढ़ते। हाँ, तुगलक काल में हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यहाँ पे आपका तैमूर लंग जो है उसका आक्रमण नहीं हुआ था। तो तुगलक के अंतिम राजवंश या एक तरह से राजा जो है उसके काल में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसी के काल में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 1398 में यहाँ पे जो तैमूर है यहाँ पे आक्रमण करता है, और कहा जाता है कि तैमूर जो है दिल्ली में 15 दिन तक यहाँ पे रहता है और बहुत ज्यादा आतंक मच जाता है। यहाँ से बहुत लोगों को वो लेके भी जाता है, समरकंद में वो अपने भवनों को अलंकृत करा सके, इस तरह से राजमिस्त्री वगैरह को यहाँ से उठा के लेके जाता है। तो इस तरह से ये जो है तैमूर के बारे में दिया हुआ था। और जो वास्को डी गामा है, इसके बारे में आप तो एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है, इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत और भी डिटेल देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपको ये पूछा जा सकता है। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2021 में कौन सा दूसरा प्रश्न पूछा गया था मेडिवल हिस्ट्री से। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन आपको पढ़ने के लिए कहा गया था। आरोही क्रम में यहाँ पे पूछा गया, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है। मतलब अभी होता है ना कि देश से छोटा आपका होता है, राज्य राज्य से छोटा अगर हम जाए तो जिला, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। तो उसी तरह से यहाँ असेंडिंग आपको पूछा गया है। असेंडिंग कहने का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा जाना। तो छोटा से अगर बड़ा जाइएगा तो आपका आंसर ए मिलेगा, यानी परगना सबसे छोटा था, उससे ऊपर जाइएगा तो सरकार मिलेगा, और उससे ऊपर जाइएगा तो सूबा मिलेगा। ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, तो कोई भी अगर किताब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप मुगल प्रशासन पढ़िएगा, तो वहां पे स्थानीय प्रशासन में आपको देखने को मिलता है कि स्थानीय प्रशासन में हम लोग देखते हैं महल में सबसे छोटा जो है, इससे आगे जाइएगा तो महल या गांव बोलता था, गांवों का समूह को महल बोलता था। तो इस तरह से महल होता था। महल से ऊपर जाइएगा तो परगना आपको मिलेगा, परगना से ऊपर जाइएगा तो सरकार मिलता, सरकार से ऊपर जाइएगा तो सूबा मिलता। यही तो दिया हुआ था, सूबा, सरकार और परगना। आपको बताना था कि सबसे नीचे कौन था, परगना, सेकंड नंबर में सूबा सरकार, और थर्ड नंबर में सूबा, और लास्ट में आप जाइएगा तो साम्राज्य कहा जाता था। तो इस तरह से ये जो है बेसिक बुक से आपका सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए इजी क्वेश्चन है। ये एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, जो कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थी, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पुर्तगाली जो थे लेखक नूनीज जो था, वो विजयनगर साम्राज्य की महिलाओं के बारे में कुछ उल्लेख किया था, और उसमें बताया जाता है कि वो किसमें निपुण है। तो ये चीज जान पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेसिक बुक में अगर दिया भी होगा तो इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है या याद करना मुश्किल रहता है। कुश्ती में ज्योतिष शास्त्र, लेखांकन और भविष्यवाणी, और एनसीईआरटी में शायद ये दिया हुआ भी नहीं है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे चारों के चारों सही है, यानी कि चारों में वो लोग जो थे महिलाएं निपुण थे, यानी कुश्ती में भी निपुण थे, ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थे, और लेखाकरण और भविष्यवाणी में भी विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी वो निपुण थी। आगे यहाँ पे एक सवाल दिया गया है जो कि थोड़ा सा तो टफ यहाँ पे कहा जा सकता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हैदराबाद राज्य से आरकोट निजामत की उदय हुआ, ये स्टेटमेंट सही है। आपको अगर आरकोट राज्य जो है वो थोड़ा बहुत छोटा राज्य है, ये जनरली किताब में आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसीलिए कहा गया कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहाँ में रख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आप जान सकते थे, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उद्भव हुआ, जो कि कोई भी बेसिक बुक में आपको डिटेल में मिल जाता है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र था, और इस तरह से अधिकृत राज्य क्षेत्र से इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो अहमद शाह दुरानी के बारे में अगर हम देखें तो अहमद शाह अबादाली का नाम तो जरूर सुने, उसी का नाम है अहमद शाह दुरानी। तो आपको पता होगा कि अहमद शाह अबादाली जो है, यहाँ पे पानीपत का युद्ध होता है मराठों के साथ 14 जनवरी 1761, यानी ये जो घटना है 1761 का, जबकि रुहेलों का जो स्थापना हुआ था रुहेलखंड का, वो 1721 का है। मतलब अबादाली के आने से पहले ही रुहेलखंड का स्थापना हो चुका था। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि अबादाली जो क्षेत्र को जीता था, जैसे मान चलिए अबादाली इस क्षेत्र को जीता तो इससे रुहेलखंड जो है बना, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि रुहेलखंड तो ऑलरेडी पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य मैसूर राज्य का उदय हुआ, और दूसरा है यहाँ पे हैदराबाद राज्य जो है वो से आरकोट की निजामत का उदय होता। तो इस तरह से ये चीज जो है मैसूर के बारे में आप कहीं पे भी पढ़िएगा, बेसिक यहाँ पे पता चल जाता है कि ये जो है विजयनगर साम्राज्य के अधीनस्थ था। ये जो है मुगल काल के डिक्लाइन के बाद धीरे धीरे कई छोटे छोटे राजवंश यहाँ पे उद्भव होते हैं, और उन्हीं में से ये सब नाम आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2022 का यहाँ पे 6 प्रश्न जो है यहाँ पे वो कौन कौन सा प्रश्न था।
देखिए ये जो है आपका पूर्व मध्यकाल में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। नन्नुक जो है वो चंदेल वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जय शक्ति जो है वो चंदेल से ही संबंधित है, परमार से सही नहीं थे, सम्मिलित नहीं थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय जो है गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है, ये स्टेटमेंट सही है। भोज जो है वो राजकूट से नहीं होते हैं, वो परमार से संबंधित होते हैं, और इस तरह से ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो ये हम कैसे बता पा रहे हैं, तो बेसिक सा कोई भी बुक पढ़े होंगे तो, या गाइड बुक भी अगर आप देखेंगे तो इसको आप बना सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे आंसर जो दिया है केवल 2 युग्म, क्योंकि यहाँ पे 2 ही युग्म जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा गया है। अब देखिए ये बेसिक सा बुक में आपको जो है कहीं भी पढ़िएगा तो मिलेगा बुंदेलखंड, जिसमें जेजाग भुक्ति का यहाँ पे शासन था, वहां पे चंदेल लोग शासन कर रहे थे। तो बुंदेलखंड जो कि एमपी और यूपी का एरिया यहाँ पे पड़ रहा है, वहां पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ का जो संस्थापक था, उसका संस्थापक था 831 में यहाँ पे नन्नुक इसका स्थापना करते हैं। और इसका जो तीसरा शासक था जय शक्ति, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था जेजाग भुक्ति। तो यहाँ पे जो जय शक्ति था वो चंदेल से यहाँ पे संबंधित था, ना कि परमार से। तो आप अगर परमार चंदेल वंश यहाँ पे पढ़े तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आप बना सकते थे कि नन्नुक चंदेल का संस्थापक है और जय शक्ति चंदेल से ही रिलेटेड था, परमान से उसका संबंध नहीं था। अब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि नागभट्ट द्वितीय जो है गुर्जर प्रतिहार से संबंधित था। बिल्कुल ये सही यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम नागभट्ट द्वितीय के बारे में देखेंगे तो ये जो है वो गुर्जर प्रतिहार से यहाँ पे संबंधित था। यहाँ पे देखिए आपका ये रिपीटेड हो गया है, 1 मिनट आपको हम दिखा, हाँ ये जो है परमार, परमार का मतलब क्या होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। और इस तरह से यहाँ पे परमार का अगर संस्थापक देखिएगा तो उपेंद्र और कृष्णराज है, इसकी राजधानी धारा थी। और इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखिएगा परमार का सबसे महत्वपूर्ण राजा जो है वो राजा भोज था। इसके बारे में आप लोग सुने भी होंगे, धारा नगरी इसकी राजधानी थी। और ये काफी समृद्ध या सांस्कृतिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो राजा भोज का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसीलिए हम लोग कभी कभी तुलना भी करते हैं, जैसे मुहावरा भी आप लोग पढ़े होंगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो इस तरह से यहाँ पे राजा भोज जो है वो परमार से संबंधित थे, ना कि यहाँ पे आपका राष्ट्रकूट से संबंधित है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आप काट दिए। नागभट्ट द्वितीय जो है गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है, जो कि सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे नोट्स में कहीं पे भी मिल जाएगा। देखिए गुर्जर प्रतिहार है, और गुर्जर प्रतिहार जो है नागभट्ट प्रथम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा 730 से लेकर 756 के बीच में, और नागभट्ट द्वितीय भी देखने को मिलेगा 800 से लेकर 833 के बीच में। और ये सब एनसीईआरटी में भी देखिए, ये स्क्रीनशॉट आपको जो दिख रहा है वो एनसीईआरटी का ही है, क्लास 12 वगैरह के एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था वो बनाना थोड़ा सा ईजी था अगर आप पढ़े हुए हैं तो, और नहीं पढ़े हुए हैं तब तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ ही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसको करंट से जोड़ के पूछा गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सही कथन आपको बताना है। देखिए अगर आपको करंट अफेयर में ये न्यूज पढ़ने को मिला होगा, आप पढ़े होंगे, तो इसका आंसर बना सकते थे, और नहीं तो इसका आंसर बनाना थोड़ा तो मुश्किल तो था ही था। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग में देव मंदिर है, तो ये बिल्कुल सही है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग या प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है माना जाता है सोमनाथ मंदिर ही है, तो ये चीज तो आप जा सकते हैं। अल बरूनी के बारे में आप कहा गया है, अल बरूनी सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था। देखिए ये स्टेटमेंट को भी आप सही मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि आप ये तो हमको याद नहीं रहेगा कि अल-बरूनी जो किताबुल हिंद जो लिखे हैं, अभी देखेंगे अरबी भाषा में किताबुल हिंद ये लिखा हुआ है इनका किताब। तो यहाँ ये याद करना मुश्किल है कि क्या चीज को वो उल्लेख किया है, क्या चीज को उल्लेख नहीं किया। लेकिन आपको इतना तो याद होगा ना कि सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ था, और सबसे एक तरह से कहिए ज्यादा धन जो प्राप्त हुआ था वो सोमनाथ मंदिर से ही प्राप्त हुआ था। और अल-बरूनी जो है वो गजनी के साथ भारत भी आया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गजनी के साथ यहाँ पे गजनी का सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है उसके बारे में अल-बरूनी जो है वो चर्चा ना करे? ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए आप गेस करके यहाँ पे कर सकते थे कि स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपको दिक्कत कर सकता है, अगर आप नहीं पढ़े तो आप नहीं बना सकते हैं। सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है वो राष्ट्रपति राधा कृष्णन के द्वारा किया गया था, और ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, 21 तोपों की सलामी दी गई थी, और यहाँ पे गर्भगृह का पुनर्निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू हुआ था। तो अगर करंट अफेयर में आप ये स्टेटमेंट पढ़े होते, केवल 3 जानते कि गलत अगर है, तो यहाँ पे आपका डी भी कट जाता, सी भी कट जाता, बी, क्योंकि तीनों में 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था। और इस तरह से मेरा जो आंसर आ जाता केवल 1 आ जाता, यानी कि ऑप्शन ए आ जाता, यानी कि केवल 1 और 2। तो अगर करंट अफेयर इसको पढ़े थे तो आप बना सकते थे, और नहीं पढ़े थे तो फिर बनाना मुश्किल था। अगर हम यहाँ पे सोमनाथ मंदिर के बारे में देखें तो सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका चालुक्य के सोलंकी वंश के राजा लोग इनका क्या किए थे, निर्माण किए थे। एक होता है चालुक्य, चालुक्य जो है दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, और ये है चालुक्य। चालुक्य आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात का एरिया में आपको यहाँ पे चालुक्य का शासन मिलेगा। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण राजा में से एक राजा हुआ मूलराज प्रथम, और
और माना जाता है, बहुत सारे विद्वान, ये तो डाउट है कि जो सोमनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया, लेकिन मान के हम लोग चलते हैं, या ज्यादातर अगर नेट में भी अगर आप देखिएगा तो कहा जाता है कि ज्यादातर लोग मानते हैं या ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मूलराज प्रथम जो थे वही यहाँ पे सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। और यहाँ पे अगर विकिपीडिया में आप पहला लाइन ही आप देखिएगा तो वहां लिखा हुआ था कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है या पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ मंदिर का ही है। इसी में आगे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ भीमदेव प्रथम जो है इसके काल में अगर आप देखिएगा तो इसका सामंत जो है विमल जो है आपका यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो गुजरात में है आबू पर्वत पे, उसका निर्माण करता है। तो ये सब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं, तो आइसोलेट होकर नहीं पढ़ना है। देखिए अल बरूनी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए अल बरूनी का जो किताब लिखा हुआ है किताबुल हिंद लिखा हुआ है, क्योंकि रिलेटेड थीम जो है वो पूछता है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। इनको काफी भाषा आता था, सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। यूनानी नहीं आता था, फिर भी ये प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिक के कार्यों को पूरी तरह से परिचित थे, यानी कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है उनके बारे में ये जानते थे। इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है कि किताबुल उल जो लिखा गया है वो कौन से भाषा में, अरबी भाषा में। तो ये जो एनसीईआरटी में दिया है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है ये पूछा जा सकता है। ज्योतिर्लिंग के संबंधित यहाँ सवाल दिया गया है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसको आप मैप में कभी भी देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट में है, कौन कौन से स्टेट में नहीं है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पे दिया है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, थीम रिपीटेड है, जो कि हम लोग देखे थे मंगोल आक्रमण देखे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दमाग इल्तुतमिश के काल में हुआ था 1221 में। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी के समय नहीं हुआ था, अगर 1290 में देखिए तो यहाँ पे नहीं हुआ था, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे 1221 में ही कि इल्तुतमिश के काल में यहाँ पे चंगेज खां जो है वो सिंधु नदी तक यहाँ पे पहुंच गया है। तो सिंधु नदी को हम तो भारत का बॉर्डर लाइन तो मान ही सकते हैं, और इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मगवर्णी जो था उसको पीछा करते हुए चंगेज खां है सिंधु नदी तक पहुंच गया था। इल्तुतमिश को एक तरह से वार्निंग भी दिया था कि तुमको मंगवर्णी का यहाँ पे सहायता नहीं करना। ये स्टेटमेंट हम इसलिए काट सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं, देखिए ये चीज सारा किताब में देखने को नहीं मिलता है, बेसिक कहीं कहीं में मिलता है, कहीं कहीं पे नहीं भी मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंच गया था। कहा जाता है कि जब वो चित्तौड़ जा रहे थे या राजपूत के दूसरे आक्रमण में वो जा रहे थे, तब मंगोल के कुछ लोग जो थे वो दिल्ली पर यहाँ पे कई दिनों तक घेरा डालते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ प्रत्यक्ष रूप से इनका युद्ध नहीं होता है और उनके आने से पहले ही ये लोग वहां से चले जाते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट फिर से गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के उत्तर पश्चिम में अस्थायी रूप से हार गया था, ऐसा स्टेटमेंट हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो तो आप आराम से पिछले अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर बनाए होंगे तो स्टेटमेंट को काट सकते थे, यानी ए को काट सकते थे, और एक को अगर काटते तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कट जाता, तो कम से कम आप 50-50 एलिमिनेट कर सकते थे कि ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, मे भी नहीं होगा, कंफर्म है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपीएससी क्या आंसर देती है, उसको हम लोग देखेंगे और कंफर्म करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलता। और हम लोग इतना तो मान के चल ही सकते हैं कि मंगोल का आक्रमण जो है वो जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल से पहले ही हुआ था। चंगेज खां को अगर सिंधु नदी को अगर हम बॉर्डर लाइन नहीं मानते हैं भारत का, तब वो स्टेटमेंट हो सकता है गलत हो जाए। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपका यूपीएससी के द्वारा क्या आंसर की दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इसका साम्राज्य जो है वो काफी ज्यादा विस्तार किया था और बाजार नीति वगैरह ये लाए थे। आगे दिया है फनम क्या है, तो फनम अगर आप पढ़े होंगे तो ये सिक्का से संबंधित है, और अगर राज्यकाल के बारे में पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फनम वगैरह सबका पूरा फोटो आपको देखने को मिल जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कुलाह धारण कहलाते थे, तो ये सैयद वंश में है, और इस तरह से यहाँ पे ये टोपी जो है आपको इससे संबंधित है, इसी से ये सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पे दिया गया है किसके राज्यकाल में योगा वशिष्ठ और निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। योगा वशिष्ठ का, तो इस तरह से एक किताब है योगा वशिष्ठ, उसका यहाँ पे फारसी में अनुवाद किया गया, किसके द्वारा, किसके शासनकाल में किया गया, तो अकबर के शासनकाल में किया गया था। ये जनरल बुक में देखिए ये तो मिलता है हमको कि अकबर के शासनकाल में बहुत सारा यहाँ पे आपका अनुवाद किया गया, जैसे रामायण और सिंहासन बत्तीसी का यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। फिर है लीलावती का अगर हम देखें तो फैजी के द्वारा किया गया था। फिर है पंचतंत्र का अगर देखा जाए तो यहाँ पे अबुल फजल और मौलाना हुसैन फैजी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। फिर अथर्ववेदा का अगर देखा जाए तो
इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया था। राज तरंगनी के अगर हम देखें तो मौलाना शाह मोहम्मद शाहबदी करके यहाँ पे है, वो दिया हुआ था। लेकिन जो सवाल में पूछा गया था इसका हम लोगों को नोट्स में नहीं मिलता है। तो इस तरह से कितना ज़्यादा यहाँ पे किताब है, उसके कितने लोग ट्रांसलेट किए, ये थोड़ा सा याद कर पाना मुश्किल होता है। ऊपर से बेसिक बुक में नहीं मिलता है तो भी याद मतलब बेसिक बुक में मिलता ही नहीं तो फिर याद करने का मतलब ही कहाँ है। पहले तो ये होता है कि हम जो पढ़े हैं उसको याद रखें, दूसरा ये भी होता है कि हम पढ़े ही नहीं तो फिर याद कहाँ से रखेंगे, और यहाँ पे गेस भी आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको आंसर तक पहुंचने का एक उपाय आपको मिल सकता है, क्योंकि हुमायूं, शहजादा, इसके शाहजहां या औरंगजेब के काल में इस तरह का अनुवाद कार्य ज़्यादा नहीं हो रहा था। अकबर के शासन काल में अनुवाद का कार्य हो रहा था। देखिए, आपको इतना अनुवाद जो पढ़ने को मिला सब किसके काल में हुआ, अकबर के काल में। तो अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाह रहे हैं तो अकबर में ले सकते हैं, क्योंकि इन सब के शासन काल में किसी तरह का कोई अनुवाद के बारे में हम लोगों को ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है। तो नहीं जानते हुए भी यहाँ पे आप गेस ले सकते थे। यहाँ 50-50 का भी ऑप्शन नहीं था, फिर भी आप यहाँ पे सही आंसर तक पहुंच सकते थे। तो कभी कभी इस तरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो 2022 के 6 प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग समाप्त कर चुके हैं मिडिवल और एंसेंट हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।